कॉलेजेस में सीटें कम हैं, डॉक्टर बनने की चाहत रखने वालों की तादाद ज्यादा। डिमांड और सप्लाई के बीच का यही गैप मेडिकल माफिया को पनपने का मौका दे रही है। मेडिकल कॉलेज में एक सीट करोड़ों में बिक रही है। आपकी मेहनत तय नहीं करेगी कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं, लेकिन आपके माँ बाप की जेब कितनी भरी हुई है ये बात जरूर दिला सकती है आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला। ये हैं विनोद राजौरिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में रहने वाले विनोद ने 12वीं का इम्तिहान फर्स्ट डिवीजन में पास किया। 1 साल का ड्रॉप भी लिया, लेकिन पीएमटी में सिर्फ 2 नंबर से वो एमबीबीएस सीट पाने से चूक गए। अब भोपाल में एक प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मा कर रहे हैं। विनोद जैसे ना जाने कितने छात्र अब व्यापम घोटाला खोलने के बाद ठगे से महसूस कर रहे हैं। घोटाले ने उन बच्चों के दिलो दिमाग पर भी असर डाला है जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और घंटों मेहनत कर रहे हैं। बचपन से एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि मैं डॉक्टर बनूं। बचपन से मैंने एग्जाम की तैयारी की, 1 साल ड्रॉप देके मेरे पापा ने इतना पैसा खर्च किया, मैं यहाँ पे रहा, घर परिवार से दूर रह के हमने कोचिंग की। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोगों का सिलेक्शन सिर्फ 2 नंबर से हम लोग रह गए। बहुत दुख होता है। इनके पास पैसा, उन्होंने पैसे दे के अपने परिवार का, रिश्तेदारों का एडमिशन करा लिया और जो मेरिट में वो कहीं और ही पता नहीं कौन सी रैंक पे है। जब पैसे दे के एडमिशन होना था तो बच्चा क्यों कोचिंग में पैसे बर्बाद करे, स्कूल में पैसे बर्बाद करे। ये उसे पता है पैसे से ही कॉलेज मिल जाएगा, तो सीधे 2 साल अपनी मस्ती करे आराम से और फिर उसके बाद 2 साल में कॉलेज पढ़ के उसके बाद डॉक्टर बन जाओ। कई साल से बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करा रहे टीचर्स को भी व्यापम की सच्चाई ने हिलाकर रख दिया है। इसके बावजूद उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि बच्चों का उत्साह कैसे बनाए रखें। जैसे ही छात्रों को पता लगता है कि व्यापम जैसे स्कैम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो मोमेंटम होता है इन बच्चों के जोश का, इनके अंदर जो फायर है, वो डेफिनेटली उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये भी फर्क हो रहा है कि कुछ बच्चे इस चीज को कवर जैसे भी यूज कर रहे हैं। भाई अपन ने मेहनत की भी नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अरे ये सब इतना घोटाला चल रहा है, इस वजह से हमारा नहीं हुआ, कोई और ले गया हमारी सीट। पर हाँ, डेफिनेटली एज एकेडमिशियंस एंड एजुकेशनिस्ट हमें भी बुरा लगता है। व्यापम घोटाले का सबसे कड़वा सच ये है कि जिन पर विश्वास किया गया उन्होंने ही विश्वासघात किया। हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एथिक्स में लिखा हुआ है कि आपके आसपास यदि कोई करप्शन होता है तो ये हर डॉक्टर की जिम्मेदारी है उसको उजागर करे। और हम लोग बड़े छोटे से गांव से आए, कैसे करके हमने तैयारी की। एक सपना होता है एक मिडिल क्लास परिवार का कि यदि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनता है तो उसका जीवन स्तर सुधर सकता है, सिर्फ पढ़ के वो एक अपर लेवल पे पहुंच सकता है। तो वो सपना कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है और जो उम्मीद है वो उम्मीद की हत्या हुई है। व्यापम ने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा किया है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या अब मेरिट से ज्यादा मनी पावर जरूरी है। क्लास में बैठे इन बच्चों को देखिए, सारे छात्र छात्राओं के मन में एक ख्वाब है। ये सारे छात्र छात्राएं डॉक्टर बनना चाहते हैं और ऐसा डॉक्टर बनके समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में एक सवाल पैदा होता है कि अगर व्यापम है तो वो कैसे डॉक्टर बनेंगे। अब इन बच्चों से मेरा एक सवाल है जो बता रहा है कि इस रात की सुबह कैसे होगी। मेरा सवाल आप सभी से एक है कि अगर आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता पैसे देकर आपका दाखिला कराना चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में, कितने ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में जो कहेंगे अपने माता पिता से कि नहीं, ऐसा एडमिशन हमें नहीं कराना, या हाँ ऐसा एडमिशन हम करेंगे। कितने बच्चे हैं, हाथ उठाएं। सबका जवाब ना में है। ये सारी क्लास कह रही है कि नहीं, वो ऐसा मेडिकल में दाखिला नहीं कराएंगे, ऐसे डॉक्टर, मुन्ना भाई डॉक्टर वो नहीं बनना चाहेंगे। और शायद यही व्यापम का इस नई पीढ़ी पर असर है। मनोज शर्मा, भोपाल। एआईपीएमटी पेपर लीक हो या व्यापम घोटाला, ये सभी बड़ी सच्चाई का बस एक नमूना भर है। देश में मेडिकल की पढ़ाई माफिया के गिरफ्त में है। पैसा, पावर, पॉलिटिक्स का ऐसा कुचक्र है कि प्रशासन कुछ भी कर ले, माफिया के आगे सब कुछ फेल है। गोरख धंधे की खबरें आती हैं, तस्वीरें छपती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं हो पाता। कमोबेश देश के हर राज्य में मेडिकल पढ़ाई पर माफिया हावी है। इसके सबूत गाहे बगाहे मिलते रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले ने ये दिखाया है कि इस मेडिकल माफिया की जड़ें कितनी गहरी और इरादे कितने खतरनाक हैं।
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का एक घोटाला सामने तो 2007 में ही आ गया था, लेकिन पहली गिरफ्तारी हुई 2013 में और इसके बाद से इस घोटाले ने तो जैसे खूनी रूप ले लिया। अब तक व्यापम घोटाले से जुड़े 48 लोगों की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो चुकी है, लेकिन गुत्थी अभी भी उलझी है। व्यापम सिर्फ एक शर्मनाक घोटाले की कहानी नहीं है, न ही ये कहानी सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग की है। दरअसल व्यापम मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध की वो कहानी है जिसने मध्य प्रदेश में होनहार छात्र छात्राओं की कम से कम 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। मध्य प्रदेश एसआईटी की जांच में इस घोटाले से जुड़े करीब 4000 आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें कई उच्च अधिकारी, राजनेता और डॉक्टर शामिल थे। इनमें से करीब 2000 की गिरफ्तारी हुई है। इस घोटाले की आंच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंची। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद व्यापम घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। व्यापम को दुनिया के सामने लाने वाले एक्टिविस्ट मानते हैं कि घोटाले ने व्यापम से पास हुए हर डॉक्टर के करियर पर दाग लगा दिया है। हमारे जो मित्र जो विदेश में हैं और अमेरिका में हैं, यूके में हैं, उनको भी लोग बोलते हैं, उनको टांट मारते हैं कि आप लोग व्यापम की पैदाइश हो। तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी व्यापम की पैदाइश नहीं है। हम भी व्यापम से सेलेक्ट हुए, लेकिन व्यापम में जो लोग गलत तरीके से चयनित हुए आज वो सलाखों के पीछे हैं। व्यापम के पहले जिस घोटाले ने देश में मेडिकल एजुकेशन में चल रहे गोरखधंधे की पोल खोली, वो था कर्नाटक का सीट ब्लॉकिंग स्कैम। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस घोटाले में भी मेडिकल कॉलेजों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई। कर्नाटक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटक यानी कॉमेडके में एक घोटाला सामने आया। कॉमेड के घोटाले में बेंगलुरु के डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम भी सामने आए। व्यापम की तरह ही कॉमेड के घोटाले में भी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। अफसोस ये है कि इस तरह के मामले साल दर साल सामने आ रहे हैं, लेकिन इन पर नकेल कसने का उपाय या तो प्रशासन के पास है ही नहीं या प्रशासन ढिलाई बरतने को मजबूर है। बेंगलोर से पूर्णिमा मुरली के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। एआईपीएमटी के एग्जाम्स को रद्द करके दोबारा करवाना पड़ा, पर्चे लीक हो गए थे। प्रशासन लाख दावे करती है कि सारे इंतजाम पुख्ता है, लेकिन नकल करने वाले प्रशासन से 2 कदम आगे रहते हैं। पिछले साल भर में देश के अलग अलग हिस्सों में एग्जाम से पहले पेपर लीक की करीब दर्जन भर घटनाएं सामने आईं। इनमें ताजा तरीन एआईपीएमटी से लेकर उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट और जामिया मिलिया के बीटेक और बीएस एंट्रेंस एग्जाम शामिल थे। वैसे तो भारत में नकल कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में चीटिंग सिंडिकेट ने एग्जाम में गड़बड़ी के कई नए तरीके निकाल लिए हैं। इनमें एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की जगह दूसरे को बैठा देना, आंसर शीट बदल देना और मार्क्स देते समय उनमें उलटफेर करना शामिल है। By impersonating with people who are capable of writing, who are capable of performing the examination well, they are able to successfully make the candidate pass, whereas the actual examination is written by somebody else. इन सब के अलावा आजकल नकल के मॉडर्न तरीके भी निकल आए हैं। नकल करने वाले छात्र ब्लूटूथ डिवाइसेस और हिडन कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई कैंडिडेट्स पकड़े गए जो एग्जाम में माइक्रो ईयरफोन, बटन होल कैमरा और माइक्रो ईयरप्लग्स इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के पर आधारित डिवाइसेस होती हैं। अब ये डिवाइसेस न केवल आपके कान में फिट हो जाती हैं, आपके ताबीज में फिट हो जाती हैं, आपकी कलम में फिट हो जाती हैं, आपके हेयर बैंड में फिक्स हो जाती हैं, यहाँ तक कि आप जो कुछ करना चाहें, कुछ तो अब ऐसे भी डिवाइसेस आ गए हैं जो आपके बनियान में फिट हो जाते हैं। नकल करने वाले इन डिवाइसेस का इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अपने साथियों को सवाल भेजने के लिए करते हैं, जो उन सवालों के जवाब भेज देते हैं। अगर आपको ये लगता हो कि ये डिवाइसेस हासिल करना कोई मुश्किल काम है, तो आप गलत हैं। इस तरह की जो चीटिंग डिवाइसेस हैं आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई कानून विद्यमान नहीं है जो इस तरह की सेल ऑफ डिवाइसेस के ऊपर कोई नियंत्रण लगाता है। जब तक ऐसे कानून नहीं बनते,
तब तक अथॉरिटीज के सामने सतर्क रहने और सख्ती बरतने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हालांकि इसके अलावा इस बात की भी जरूरत है कि चीटिंग सिंडिकेट की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दी जाए। धीरज अग्रवाल के साथ नवेंदु शुक्ला, दिल्ली। तो क्या चीटिंग और पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता? जी नहीं, ये बिल्कुल असंभव नहीं है और सीबीएसई ने ये करके भी दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब एआईपीएमटी के एग्जाम दोबारा हुए तो ऐसी सुरक्षा से स्टूडेंट्स का सामना हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। 25 जुलाई को एआईपीएमटी के रीटेस्ट में इस बार एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी से छात्रों को गुजरना पड़ा। जो छात्र पूरी बाजू की शर्ट में आए थे उन्होंने बाजू छोटी की। फीमेल स्टूडेंट्स ने अपने इयररिंग और नोज रिंग्स तक उतारी और कई छात्रों को तो अपना गुड लक चार्म भी खुद से अलग करना पड़ा। ये सब हुआ सीबीएसई के नए नियमों के तहत। अंदर भी काफी चेकिंग हुई, टॉर्च से हुई, कान के अंदर भी टॉर्च चला जाके देखा उन्होंने खड़े करके। बहुत मतलब इस बार काफी टफ था। शर्ट पहन गए तो शर्ट निकलवा दिए, जूता निकलवा दिए, स्लीपर पे गए और जो है टी शर्ट पहन के गए। इतना ज्यादा होना ही चाहिए था क्योंकि फिर ये लोग चीटिंग करते हैं तो हम लोग रह जाते हैं, जो लोग चीटिंग करते हैं उनका हो जाता है। गलती कुछ लोग करते हैं और भरना सबको पड़ता है। जो प्रशासन इतनी टाइट थी हमारी सेंटर पे, ये पहले हुआ होता तो शायद ये चीज नहीं होता। दरअसल 3 मई 2015 को एआईपीएमटी की परीक्षा से ठीक 5 मिनट पहले व्हाट्सएप पर पेपर लीक किया गया और ब्लूटूथ जैसे आधुनिक गैजेट्स के जरिए बड़े पैमाने पर नकल को अंजाम दिया गया। 44 छात्रों पर इस नकल का आरोप लगा था, लेकिन इसका खामियाजा उन लाखों स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा जो इस एआईपीएमटी के रीटेस्ट में शामिल हुए। दीपाली नंदा, दिल्ली। सीटें बिक रही हैं क्योंकि खरीदार बहुत है बाजार में। करीब 50,000 सीटें हैं और लाखों स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं। सिस्टम का यही मिसमैच दबाव क्रिएट कर रहा है, ऐसा दबाव जिसको दुरुस्त करने का वक्त अब आ गया है। डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, दिल भी चाहिए और जज्बा भी। लेकिन जो करोड़ों रुपए में डिग्री खरीदेगा उसका जज्बा इस कसौटी पर कितना खरा उतरेगा? मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन की धांधली अगर रुकी नहीं तो ये सवाल दिनों दिन और बड़ा होता जाएगा। जो मैकेनिज्म हमें इवॉल्व करना है कि ऐसा करिए क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले हैं वो 2 स्टेप आगे न रहे आपसे, तो उसको प्लग करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि जब इस तरह का केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आप एम्स की तरह क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से एक तो इंटीग्रिटी की बात है और कुछ चीजों को बिल्कुल ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि उसमें किसी का भी दखल अंदाजी नहीं हो। मेडिकल की पढ़ाई से अगर माफिया को दूर रखना है तो अब वक्त आ गया है कि न सिर्फ सीटें बढ़ाई जाए बल्कि पूरे एडमिशन सिस्टम को भी एयर टाइट बनाया जाए। इस बारे में तो कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी दिया है। हर राज्य अपने अपने तरीके से ये जो एंट्रेंस है और ये सीट शेयरिंग है, ये अलग अलग विधान से कर रहे हैं और ये हर तरफ ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए मैंने उनको एक पत्र इसलिए लिखा था कि 3 चीजों में उन्होंने कानून बनाना जरूरी है। सेंट्रल एक्ट अगर रहेगा तो सारे देश को उसका फायदा होगा। आज जरूरत है सरकार को एक्ट लाने की, एनेक्ट करने की और नीट को कंपलसरी बनाने की, जो पार्लियामेंट कर सकती है, बिकॉज पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। अगर कैपिटेशन फीस चलती रहेगी तो व्यापम जैसे स्कैम्स चलते रहेंगे। जो कैपिटेशन फीस का जहां पे गवर्नमेंट के अंदर में फीस मान लो कम है, प्राइवेट में ज्यादा है, तो गवर्नमेंट के अंदर में भी व्यापम जैसे स्कैम्स आएंगे। सो आंसर इसका है वो है यूजी एंड पीजी के टाइम पे नीट कंपलसरी होना चाहिए। देश में मेडिकल एजुकेशन की देखरेख करने वाली बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तरह डॉक्टरों के एग्जिट टेस्ट की भी वकालत कर रही है ताकि डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन को लेकर संदेह खत्म हो। काउंसिल के मुताबिक सरकार को अब जागना होगा। पिछले 25 साल में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पुअर हुए हैं, हमारे मेडिकल कॉलेजेस पुअर हुए हैं, हमारी टीचिंग की एजुकेशन पुअर हुई है एंड अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी अप टू द मार्क नहीं कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड the heads of these all the boards and heads of these institutions in the universities, they are all
impeccable people with merit, ability, competence and patriotism. आज देश में 387 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 181 सरकारी और 206 प्राइवेट हैं। ये सारे कॉलेज मिलकर साल भर में करीब 50,000 नए डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन तब भी हमारी जरूरत का सिर्फ 50% पूरा कर पाते हैं। साफ है कि आने वाले वक्त में हमें मेडिकल कॉलेजेस की संख्या तो दोगुनी करनी ही होगी, साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पॉलिसी भी लानी होगी, ताकि मेडिकल एजुकेशन से लेकर मेडिकल सर्विस की डिलीवरी तक हर स्तर में सुधार आ सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। मेडिकल की डिग्री बिकाऊ हो गई है और इसीलिए मेडिकल सिस्टम बीमार है। इस मर्ज के ऊपर से अब परतें हट रही हैं। हमें पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम बीमार जरूर है, डायग्नोसिस हो रहा है, लेकिन इलाज क्या है, समझने के लिए मैं हूं जेएनयू में। यहां मेरे साथ हैं रमा बारू, जो सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ से जुड़े हुए काम करती हैं, इस विषय को पढ़ाती हैं। रमा जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि हर भारतीय घर में ये सपना होता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी डॉक्टर बने। क्या ये जो चाहत है वो इस सिस्टम को और ज्यादा कमजोर बना रही है? क्योंकि भार इतना है, कॉलेज कुछ 381 हैं और बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं डॉक्टर। कुछ में काबिलियत है, कुछ में नहीं है, और जिनमें काबिलियत नहीं है वो डिग्री खरीदने के लिए तैयार है। ये जो स्टेटस की इश्यू होती है मेडिसिन के साथ, वो सिर्फ भारत में नहीं है, हर कंट्री में होता है। मगर इंडिया में जो है, जो अनरेगुलेटेड सिस्टम है, जहां हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खोलते हैं और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी अभी व्यापम जैसे सिचुएशन में डिग्रीज खरीदा जा सकता है, सीट्स खरीदा जा सकता है। इससे क्लियरली कमजोरी तो होगी एजुकेशन सिस्टम में, और जो डॉक्टर्स बनते हैं वो इतने वो सक्सेसफुल नहीं होंगे जिनकी क्वालिफिकेशंस इतनी वीक हो। इसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम की जो मैलेडी है उसको पहले हमें जरूर डायग्नोसिस करनी चाहिए, उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो दिक्कत आपको कहाँ दिख रही है इस सिस्टम में? सबसे बड़ी समस्या क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, और इसको सुलझाने के लिए? ये जो व्यापम जैसी स्कैम हुई है और जो बहुत दिनों से चल रहा है, व्यापम इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम। ये जो है वो मेडिकल एजुकेशन सिर्फ प्रोफेशनल मैटर नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, जो लोकल पॉलिटिक्स है, स्टेट पॉलिटिक्स है और नेशनल पॉलिटिक्स, तीनों की रोल है। और दूसरी है कमजोरी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMA हैं, वो रेगुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज जो है बहुत वीक है, और जो जिनकी आवाज बहुत स्ट्रांग है IMA में, ये इस नेक्सस में जुड़े हुए हैं। और तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये है लोकल लैंड रियल एस्टेट की जो रोल है, वो हमने जब मैं एथिक्स कमेटी में थी, लॉट ऑफ दीज न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इसके बड़ी नेक्सस होती है लोकल पॉलिटिशियंस, मेडिकल डॉक्टर्स एंड रियल एस्टेट। क्या MCI जैसे रेगुलेटर और IMA अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं? पूरा नहीं कर रहे हैं, और एक लेवल पे जो ईमानदार डॉक्टर्स हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स इस देश में करप्ट हैं, मगर IMA, MCI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एक लेवल पे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी कब्जा हो गई है। So when they have captured these institutions, जो ईमानदार डॉक्टर्स हैं उनकी वॉइस वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये बिल्कुल हटा दिए गए हैं। जैसे आप MCI का करप्शन केतन देसाई के टाइम में भी देखा होगा, इवन व्हेन देयर वर CBI चार्जेस, वो जो ईमानदार डॉक्टर्स थे उनकी वॉइस कहीं नहीं पहुंची। सो द पॉइंट रियली इज, जब ये एंड आई यूज दिस टर्म कि ये माफिया स्टाइल का जो निकल गया है, वो माफिया जो है सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में माफिया नहीं है, ये लैंड माफिया और मेडिकल प्रोफेशन के सर्टन एलिमेंट्स की जो एक रिश्ता बन गई है, और बहुत डीप रिश्ता बन गई है, जिसमें बहुत कुछ पैसा की ट्रेडिंग हुआ है, ये इसको बहुत वीकन किया है। वो बिल्कुल उसको
फाउंडेशन को करप्ट करके रखा है। तो इस माफिया को, इसकी जड़ें तो बहुत दूर तक जा रही हैं और बहुत मजबूत दिख रही हैं, बहुत गहरी हैं जड़ें। मेडिकल माफिया का अंत कैसे हो सकता है? आपका एक आइडिया अगर कुछ है? हमें बिल्कुल रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर ऑफ एमसीआई को। अभी तो इट्स डोमिनेटेड बाय मेडिकल डॉक्टर्स। अगर हम ब्रिटेन जैसे कंट्रीज में देखें, GMC, which is the General Medical Council of Britain, has a very large representation of people from other walks of life other than the medical profession. So मेरा ये कहना है, एक जो ये हवा बना रखा है कि medical profession is something that is sacred and nobody else can touch, it has to be open to public scrutiny. And I think Vyapam, in a sense, opens this debate. Now, whether the CBI will be effective, how long will it take, ये भी एक समस्या है। जब CBI के पास चले जाता है या कोर्ट्स के पास चला जाता है, देन हमें ये पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है उसके पीछे। बिल्कुल, तो बहुत सारी परतें हैं जिन्हें खोलने की जरूरत है, लेकिन चाहे जो हो, व्यापम ने एक शुरुआत तो की है। बिल्कुल शुरुआत। शुक्रिया रमा जी हमसे बात करने के लिए। व्यापम कई परतें खोल रहा है, कई दोषी भी हैं, कई आरोपी हैं इसमें, लेकिन इसके कुछ रियल हीरोज भी हैं। हम उनका नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते जिन लोगों ने व्यापम की परतों को खोलना शुरू किया, और ऐसे ही हीरोज की जरूरत है जो उम्मीद की एक दिया कहीं ना कहीं जरूर जलाते हैं। डॉक्टर आनंद राय की जनहित याचिका से शुरू हुई व्यापम घोटाले की जांच। इंदौर के हेल्थ और वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर से इनका तबादला धार जिले में यूं ही नहीं कर दिया गया। ये रूटीन नहीं बल्कि पनिशमेंट ट्रांसफर है। इनका दोष, मेडिकल दाखिले में चल रही धांधली पर चुप नहीं बैठे आनंद राय। सरकारी महकमे का बुरा बर्ताव अब आनंद राय के लिए आदत बन गई है। 2010 में बतौर जूनियर डॉक्टर इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है और बहाली के लिए इन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा था। इस बार डॉक्टर आनंद राय के उठाए गए सवाल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हैं और व्यापम घोटाले की जांच CBI को सौंपी गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ छात्रों को पीछे पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो बड़े सरगना है, जो पूरे सिस्टम का मैन्युफैक्चरर जो था, वो आज भी अपने कुर्सी पर बैठा है। हमारा उद्देश्य उसको कुर्सी से हटाना और किसी ईमानदार आदमी को उस तक पहुंचाना। इन दिनों ग्वालियर के सोशल एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी के हमसफर हैं इनकी साइकिल पर सवार इनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। इनकी जान को खतरा है क्योंकि व्यापम स्कैम से पर्दा उठाने वालों में ये भी शामिल हैं। 2009 में अपनी मां के कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान इनका सामना ऐसे डॉक्टरों से हुआ जो इलाज के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन डॉक्टर की डिग्री लेकर वो लोगों को लूट रहे थे। अपनी मां को कैंसर में गंवाने के बाद इन नकली डॉक्टरों के चेहरे से नकाब उतारना आशीष के लिए मिशन बन गया है। नकली डॉक्टरों के चेहरे से नकाब उतारना केवल डॉक्टर आनंद राय और आशीष चतुर्वेदी जैसे विसिल ब्लोअर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबका भी मिशन होना चाहिए। और सबसे पहले सरकार को जागना ही पड़ेगा, वरना ये मेडिकल माफिया नकली डॉक्टर्स का ऐसा पूल क्रिएट करेगी कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था खोखली पड़ जाएगी।